वेलकम टू आई साइंस। आज मैं आपके सामने फिजिक्स का नया चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशंस लेके आया हूँ। तो आज हमारा ऑसिलेशंस का पहला लेक्चर है। तो लेट्स स्टार्ट। अब जब ये ऑसिलेशन हम लोग वर्ड सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या ख्याल आता है? शायद पेंडुलम है कि नहीं, घड़ी का पेंडुलम, या फिर गार्डन में जो झूला होता है स्विंग, ये भी आ सकता है ख्याल। और एक आध और एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ, जैसे कि वो टेलर के वहाँ जो नीडल होता है, स्विंग मशीन, ऊपर नीचे, ये भी ऑसिलेटरी मोशन, ये भी ऑसिलेशन का एग्जांपल है। फिर बच्चे का जो क्रेडल होता है, जिसमें छोटा बच्चा रखा जाता है, वो क्रेडल, वो भी ऑसिलेशन है। अब आपने अगर 12th में एक्सपेरिमेंट में ट्यूनिंग फॉर्क होता है, ट्यूनिंग फॉर्क, उसका ऐसा शेप होता है, अगर आपको कॉलेज में कराएंगे प्रैक्टिकल्स में, इसको अगर रबर पे मारेंगे ना, रबर पे, तो ये जो इसको प्रॉम्स बोलते हैं, ये वाइब्रेट करता है। ये भी एग्जांपल है ऑसिलेटरी मोशन का। अब जो लोग वायलिन या गिटार का कभी प्रैक्टिस किए या कभी यूज़ किए हैं तो उनको मालूम होगा, जब आप प्लग करते हैं स्ट्रिंग को तो उसमें वाइब्रेशन होता है। देखिए, ऑसिलेशन और वाइब्रेशन ऑलमोस्ट एक ही है, तो इसको आप ऑसिलेशन बोलिए कि वाइब्रेशन बोलिए। तो प्लग जब करेंगे तो वो वाइब्रेट होता है, वो भी एग्जाम्पल हो जाएगा आपका ऑसिलेटरी मोशन का। तो ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल्स क्या दिया, ये चैप्टर का जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इधर, जिसका नाम है ऑसिलेशंस। अब ऑसिलेशंस के बारे में और समझना है तो ये सबसे पहली बात तो ये कि ऑसिलेशन एक तरह का मोशन है। मतलब कि हमने ट्रांसलेशनल मोशन सुना है, हमने सर्कुलर मोशन सुना है, हमने रोटेशनल मोशन सुना है। उस तरीके से एक और तरह का मोशन है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन। भाई क्या समानता है? भाई ऑसिलेटरी मोशन का सर्कुलर और रोटेशनल में सिमिलैरिटी ये है कि जिस तरीके से सर्कुलर और ऑसिलेटरी सर्कुलर रोटेशनल मोशन जिस तरीके से पीरियोडिक हैं, वैसे ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक है। पीरियोडिक मतलब वो मोशन जो अपना एक मूवमेंट बार बार रिपीट करे। व्हेन अ मोशन, a set of motion is repeated in equal intervals of time, सेम टाइम इंटरवल में अगर वही मोशन रिपीट हो रहा है, ऐसे मोशन को बोलते हैं पीरियोडिक। सर्कुलर मोशन पीरियोडिक है, रोटेशनल मोशन पीरियोडिक है, एंड ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक है। अब जब पीरियोडिक मोशन हो जाता है ना, तो उनके जो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन तो होता ही उनमें, साथ में दो और टर्म हो जाता है जो मैंने आपको बहुत पहले बताया था रोटेशनल डायनामिक्स में, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ये दो टर्म भी उसमें ऐड हो जाते हैं, क्योंकि पीरियोडिक मोशन में ये दो टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हम आगे इस चैप्टर में ये सब देखने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देखेंगे, साथ में और दो चीज़ क्या देखेंगे, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तो मैंने आपको सिमिलैरिटी बताई। अब आप पूछ सकते हैं कि सर फ़र्क क्या है? फ़र्क बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए, सर्कुलर और रोटेशनल में कैसा मालूम है? सर्कुलर जैसे प्लैनेट घूम रहा है सन के अराउंड, तो पूरा गोल घूमता है और फिर वही वापस आगे कंटिन्यू करता है, मतलब आगे कंटिन्यू करता है। जबकि आपका जो ऑसिलेटरी या वाइब्रेशनल मोशन है उसको हम लोग बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, या फिर आप अप एंड डाउन भी बोल सकते हैं। जैसे आपका पेंडुलम है, ठीक है, पेंडुलम इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाके वापस, मतलब टू एंड फ्रो, जाके वापस आना है। सर्कुलर रोटेशन में जाके वापस नहीं आता है, वो आगे कंटिन्यू करता है। आपका ऑसिलेटरी मोशन में जाके आपका नीडल है टेलर का, ऊपर जाके नीचे, वापस ऊपर जाता है, मतलब टू एंड फ्रो मोशन, या उसको अप एंड डाउन बोल सकते हैं। ऐसे मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी बोलते हैं। ये फ़र्क है ऑसिलेटरी मोशन का रोटेशनल और सर्कुलर से। आई होप ये आपको बेसिक चीज़ स्टार्टिंग ही समझ में आ गई अबाउट ऑसिलेटरी मोशन। अब हम ऑसिलेटरी मोशन का जो नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, वो इसका बेसिक टाइप्स क्या है। ऑसिलेटरी मोशन के बेसिक जो आपके लेवल पे हम, ऐसे तो बहुत वास्ट है ये, लेकिन आपके लेवल पे हम लोग दो टाइप पढ़ने वाले, वो मैं नाम लिख रहा हूँ आपके लिए इधर। एक है लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे लीनियर SHM, सिंपल हार्मोनिक।
और दूसरे का नाम है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसको वही शॉर्ट में हम लोग बोल सकते हैं एंगुलर एसएचएम। तो आगे चल के मैं एसएचएम वर्ड बोलूंगा तो आप समझ लीजिएगा इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर इस सब का मतलब क्या है, मतलब जैसे कि वर्ड चलो हार्मोनिक ले लो, ये हार्मोनिक का मतलब क्या है, तो पहले वो बता दो मैं। हार्मोनिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जहाँ पे साइन या कोसाइन कॉस के टर्म्स होते हैं, सिंगल टर्म, सिंगल, सिर्फ साइन का टर्म होगा या सिर्फ कॉस का टर्म होगा ना, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं हार्मोनिक फंक्शंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख दूं कि भाई x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, ये हार्मोनिक फंक्शन क्योंकि सिंगल साइन। और अगर मैं इसको लिखूं x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा स्क्वायर t, ये हार्मोनिक नहीं क्योंकि इसमें दो साइन, दो फंक्शन आ गए, सिंगल होना चाहिए, साइन या कॉस मतलब सिंगल, तो हार्मोनिक, ये नॉन हार्मोनिक है। ये भी ऑसिलेशन में आता है लेकिन आपके पोर्शन में नहीं है, आपको सिर्फ इतना है, ये वाला पार्ट आपको नहीं है, इसलिए इसका यहाँ पे नाम स्पेसिफिक है हार्मोनिक मोशन। हम देखेंगे, हम जब डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के जो फॉर्मूला जब देखेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे आएगा आपका साइन फंक्शन कोसाइन, सिंगल आएगा, इसलिए उसका नाम है हार्मोनिक। तो ये हो गया। दूसरा है लीनियर और एंगुलर में क्या फर्क है। लीनियर और एंगुलर में ये फर्क है, आपका जो टेलर का नीडल ऊपर नीचे जाता है, ये लीनियर स्ट्रेट लाइन मोशन। बहुत हद तक हम लोग पेंडुलम का जो मोशन है, पेंडुलम, उसको भी हम लीनियर ही समझते हैं, प्रोवाइडेड ये एंगल बहुत कम होना चाहिए। एंगल अगर छोटा है ना तो ये जो मोशन है ना, इसको हम लोग लीनियर ही समझते हैं, स्ट्रेट लाइन, तो वो लीनियर हो जाता है। अब आप पूछेंगे एंगुलर में क्या है सर। एंगुलर में जैसे अगर आप सपोज एक धागे से डिस्क को बांध दें, डिस्क जैसा कॉइन होता है ना, डिस्क, उसको आप धागे से एकदम टाइट धागा, उसके साथ ट्विस्ट करें, ट्विस्ट करके छोड़ दीजिए, तो आप क्या देखेंगे कि वो जो डिस्क है ना ऐसा घूमेगा, अंदर आगे पीछे, मतलब ये आर्क में रोटेट, ये हो रहा है, ऑसिलेट हो रहा है, जाके वापस आ रहा है, जाके वापस आ रहा है, एंगुलरली हो रहा है, एंगुलरली, ये धागे में ट्विस्ट आएगा, ऐसा घूमेगा, तो ऐसे मोशन को बोलते हैं एंगुलर एसएचएम। एक और एग्जांपल है आपका बार मैग्नेट, अगर आप ले धागे से बांधे हैं और उसको टॉर्क देके घुमाएं, तो आप देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, बार मैग्नेट भी ऐसे करेगा। ये सब एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो हम इस चैप्टर में दो चीज़ पढ़ने वाले हैं, एक तो लीनियर एसएचएम और दूसरा एंगुलर एसएचएम। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो ये दो टॉपिक इस चैप्टर में पूरा हम पढ़ने वाले हैं। तो अब मैं स्टार्ट करूंगा आपके लिए लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम में लीनियर एसएचएम को उन्होंने काफ़ी दिया पेजेस, मतलब उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है। एंगुलर भी है लेकिन एंगुलर थोड़ा कम आपको है, ज़्यादा आपको है लीनियर एसएचएम। तो मैं आपको बताता हूँ लीनियर एसएचएम के बारे में। अब लीनियर एसएचएम समझाने के लिए मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा, तो शायद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा लीनियर एसएचएम क्या होता है। तो ये आपका एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ध्यान से देखिएगा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये आपका एक रिजिड बाउंड्री है, वॉल या जो भी बोल दीजिए बाउंड्री। यहाँ पे आपने एक स्प्रिंग बांधा हुआ है और एक स्प्रिंग को एक ब्लॉक से कनेक्ट किया गया है जिसका मास 10 है, और ये इसको रखा है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस। बड़ा ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट, ये फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, क्योंकि फ्रिक्शनलेस नहीं होगा तो फिर एक्सपेरिमेंट थोड़ा चेंज हो जाता है। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्शनलेस सरफेस होना चाहिए, ठीक है। अब ये स्प्रिंग है, ये ब्लॉक, मास ब्लॉक है, और ये इनिशियल, देखिए आपका इनिशियल है, स्टार्टिंग। इनिशियल मतलब रखा हुआ है, कुछ नहीं, रिलैक्स पोजीशन, कोई उसमें कोई बदलाव नहीं, कुछ नहीं, रुका हुआ है। अब आप क्या करेंगे, आप इस ब्लॉक को राइट साइड पे धीरे धीरे खींचेंगे। क्या लगता है क्या होगा जब इस ब्लॉक को, ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, ऊपर जाने का, जहाँ पे लिखा है स्ट्रेच्ड। अब जब इस ब्लॉक को आप धीरे धीरे राइट में खींचेंगे तो क्या स्प्रिंग होने देगा, क्या नहीं। 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इलास्टिसिटी क्या है। जब भी किसी बॉडी में अगर आप शेप या उसका साइज चेंज करने जाते हैं ना सॉलिड्स का, तो सॉलिड के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है जिसको अपोज करता है। अब जब आप इस ब्लॉक को खींचने जाएंगे, मतलब स्प्रिंग का साइज
सॉरी शेप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सिंस आप स्प्रिंग का शेप चेंज करने की कोशिश करें, वो एक सॉलिड है, उसमें एक इलास्टिसिटी, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग, वो उसको अपोज करेगा, वो एक फोर्स क्रिएट करेगा, रिस्टोरिंग फोर्स, वो एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करेगा F, जो इसको अपोज करेगा। जितना ज्यादा आप राइट में लेके जाएंगे उतना ज्यादा लेफ्ट में फोर्स खींचेगा। मतलब सपोज आपका ये मैं अगर सपोज दो आपका स्टार्टिंग मीन पोजीशन, उसको हम लोग बोल सकते हैं मीन पोजीशन, मीन पोजीशन जहाँ पे एकदम रिलैक्स कंडीशन में था ना मीन। सपोज वहां से आपने राइट में डिस्प्लेसमेंट x लिया, तो जो भी जैसे जैसे आप बढ़ता जाएगा ना वैसे वैसे अपोजिंग फोर्स वो भी बढ़ता जाएगा। मतलब यू कैन से कि जो आपका जो अपोजिंग फोर्स है दैट इज प्रोपोर्शनल टू x। जितना ज्यादा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन देखिए। डिस्प्लेसमेंट तो राइट साइड हो रहा है ना, क्योंकि ये आपका इनिशियल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट तो राइट साइड हो रहा है, जबकि फोर्स जो है वो तो एक्ट हो रहा है लेफ्ट साइड पे। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी है उसमें माइनस साइन आना चाहिए, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट कर रहे हैं एक दूसरे को। इसका अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आप लिख सकते हैं माइनस के एक्स। के को हम लोग बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, या फिर आप इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी, स्प्रिंग है तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ स्प्रिंग है इसलिए, नहीं तो फोर्स कांस्टेंट चलता है। तो ये है, यहाँ पे ये चीज हो रही है। अब इसका उल्टा देखिए, उल्टा मतलब क्या, आप राइट की जगह ब्लॉक को लेफ्ट में प्रेस करें, पुश अंदर। अब आपका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से लेफ्ट में हो रहा है, एरो मैंने लेफ्ट दिखा है डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये क्या करेगा, स्प्रिंग राइट में जाने की कोशिश करेगा, इस पे जो फोर्स एक्ट होगा वो उसको राइट में ले जाए, क्योंकि फाइनली प्रॉपर्टी क्या चाहती है इलास्टिक प्रॉपर्टी की, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे है, तो फोर्स उसको राइट में शिफ्ट करेगा। तो वही होगा, अपोजिंग करेगा, यही सेम अपोज, माइनस के एक्स। यहाँ भी फोर्स माइनस के एक्स है, यहाँ भी फोर्स माइनस के एक्स है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द डिस्प्लेसमेंट। अब आप पूछेंगे सर इसका ऑसिलेशन से क्या लेना देना। हाँ, मैं भी उस पर आता हूँ। तो पहले मैंने आपको समझा दिया कि हो क्या रहा है जब आप खींचते हैं राइट में या उसको पुश करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं लेफ्ट में। अब इसका ऑसिलेशन से क्या ले देना है, तो देखिए ये रखा गया फ्रिक्शनल सरफेस पे। अब आपने इसको खींचा और छोड़ दिया, आपने उसको राइट में खींचा, ब्लॉक को छोड़ दिया, क्या देखेंगे आप, हम जानते हैं कि फोर्स इसको लाने की कोशिश करेगा मीन पोजीशन पे, इसका स्टार्टिंग पोजीशन जहाँ पे रिलैक्स था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फोर्स चाहता है, आपने छोड़ दिया तो क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स लाएगा उसको उस जगह पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि ये ब्लॉक यहाँ आने के रुकने की बजाय लेफ्ट में जाता है, फिर फोर्स उसको राइट में जाता है तो राइट में जाता है, मगर वहाँ रुकता नहीं है। इस तरीके से ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये तो ऑसिलेटिंग, इस तरीके से ऑसिलेशन हो जाता है उसमें। आप समझ रहे हैं। अब मैं आपको इसकी बारीकी समझा रहा हूँ, ये हो क्यों रहा है, क्यों नहीं रुकता है वो मेन पोजीशन पे, फोर्स को खींचता है तो रुकता क्यों नहीं है। तो फोर्स जो है दैट इज माइनस के एक्स, फोर्स को आप एम ए भी लिख सकते हैं, एम इज द मास ऑफ द ब्लॉक, तो एक्सेलरेशन इज माइनस के अपॉन एम इनटू एक्स। मतलब एक्सेलरेशन भी डिस्प्लेसमेंट को प्रोपोर्शनल नेगेटिव में ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों अपोज करते हैं डिस्प्लेसमेंट को। आप ये बात समझिए। तो जब आपका ब्लॉक राइट में जा रहा था तो फोर्स और एक्सेलरेशन उसको लेफ्ट में खींच रहे थे। अब जब लेफ्ट में उसको खींच रहे हैं तो ब्लॉक का स्पीड बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे ब्लॉक मीन पोजीशन पे आएगा फोर्स घटता जाएगा, एक्सेलरेशन घटता, क्योंकि उनका एम है कि भाई इसे मीन पे आए तो उनका काम खत्म, तो घट रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट भी घटेगा लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगा, क्योंकि आप उसको लाने के चक्कर में आपने स्पीड बढ़ा दी है। जिस समय आपका ब्लॉक राइट से मेन पोजीशन पे आएगा उस समय आपका फोर्स जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, लेकिन बट वेलोसिटी तो भाई मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी मतलब कैसे रुकेगा, नहीं रुकेगा ना, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी उसके पास अभी वेलोसिटी की वजह से, तो उसके से नहीं रुकता है, वो लेफ्ट में जाता है। अब कहानी वही है जो राइट में हुई, कहानी लेफ्ट में होगी।
अब जब लेफ्ट में जाएगा तो चलो वापस पुश करो, स्प्रिंग लगा रहे उसको वापस लेके जाओ मेन पोजीशन पे, वापस जब यहाँ की कहीं रुकेगा वापस फोर्स उसको लेके जाएगा, एक्सेलरेशन लेके जाएगा, ले जाने के चक्कर में वापस राइट साइड पे इस वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ जब लेके आएंगे तो फोर्स वापस जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो, डिस्टेंस, लेकिन वेलोसिटी वापस जीरो मैक्सिमम हो जाएगी, फोर्स को राइट में ले जाएगा। ये चलता रहेगा, इस तरीके से ऑसिलेशन इसका होता रहेगा। ये हम लोग फ्रिक्शनलेस सरफेस इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको जो ऑसिलेशन है ना बड़ा अच्छा दिखेगा। मतलब ये जो मैक्सिमम देखिए इसमें जो एकदम सपोज ये एकदम मैक्सिमम यहाँ तक जाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसका सिंबल है ए, कैपिटल ए। तो एम्पलीट्यूड दोनों साइड सेम रहेगा और सेम कंटिन्यूसली वही रहेगा, लेकिन अगर सपोज सरफेस में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन आप जानते हैं वो उसको अपोज करेगा, तो फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ब्लॉक धीरे धीरे ना उसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा। मतलब सपोज ऐसा पहले ऐसा था, फिर धीरे वो कम होगा कम होगा कम होगा, ऐसा धीरे आप देख सकते झूला होता है, पता है झूलता है, कम होते धीरे धीरे छोड़ देंगे तो वो धीरे रुक जाएगा। पेंडुलम का भी वही होता है। तो ये होगा, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस पे आप अच्छा देख सकेंगे, मतलब कंटिन्यूअस देखें, वो रुकेगा नहीं, कंटिन्यू अच्छा चलता रहेगा। तो देखने के लिए इसलिए हम लोग फ्रिक्शनलेस सरफेस यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आएगा कि क्या है ऑसिलेशन, कौन से टाइप्स होते हैं ऑसिलेशन के, और क्या कारण है ऑसिलेशन का। किसी बॉडी में ऑसिलेशन जो होता है उसका कारण है रिस्टोरिंग फोर्स, उसकी वजह से वो ऑसिलेट करता है। अब हमारा नेक्स्ट काम हो जाता है कि जो ऑसिलेशन है उसको हम लोग मैथमेटिकली एनालाइज करें। मैथमेटिक मतलब उसका बाय डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन कैसे एक्सप्रेस हो जाएगा। मोशन तो है तो, क्योंकि कोई मोशन में हम लोग तो निकालते हैं ना कि उसका डिस्प्लेसमेंट, जैसे काइनेमैटिक्स में निकाला हम लोग ने, लीड ट्रांसलेशन में निकाला है, सर्कुलर उसका फॉर्मूला निकाला है, तो वो चीज़ ऑसिलेशन में बनती है। तो अभी हम देखेंगे मैथमेटिकली कैसे हम इन सबको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को, टाइम पीरियड को एंड फ्रीक्वेंसी। ये 5 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस ऑसिलेशंस की, और एनर्जी भी है डेफिनेटली, वो बाद में आती है, लेकिन ये पहले 5 फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम एनालाइज करेंगे। तो चलिए उसको हम एनालाइज करते हैं। अच्छा उसके पहले डेफिनेशन पे आ जाते हैं। इतना सब समझाने के बाद मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा है, उसको हम कर, अगर आपको समझ में आए तो डेफिनेशन में कुछ भी नहीं, क्या है, इट इज डिफाइंड एज द लीनियर पीरियोडिक मोशन ऑफ अ बॉडी। पीरियोडिक मोशन तो मैंने बता दिया है, इन विच फोर्स और एक्सेलरेशन, देखिए ये फोर्स एक्सेलरेशन is always directed towards the mean position. Force acceleration हमेशा mean position पे होगा, and its magnitude is proportional to the displacement from the mean position. किसको proportional है, displacement को, और displacement उसको oppose करता है, वो ये चीज है। तो ये जो expression जो है ना उसी को sentence form में लिखा है। Definition generally examiner expect करता है कि आप word to word लिखें, इसमें मैंने लिखा आपके लिए, याद रखना है तो अच्छी बात है, तो आपको मार्क्स मिलता है, फुल नहीं तो थोड़ा बहुत हो सकता है कट जाए। तो ये आपका लीनियर एसएचएम का मैंने आपको डेफिनेशन और एक्सपेरिमेंट भी बता दिया। अब मैंने जैसे कहा कि हम लोग अभी मैथमेटिकली उसको एनालाइज करेंगे कि मैथमेटिकली ये चीज कैसे होगी। तो लीनियर एसएचएम में सबसे पहला चीज हम लोग देखने वाले हैं वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन जो वर्ड है ना, ये मुझे पता नहीं, मैथ्स स्टूडेंट्स लोग को तो पता होना चाहिए, जिन लोग ने मैथ्स 2 किया हुआ है, कैलकुलस वाला पार्ट। तो कैलकुलस का जो लास्ट टॉपिक है ना वो है डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब इंटीग्रेशन है, मतलब पहले तो डेरिवेटिव्स होता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स होता है, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, उसके बाद आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन अब यहाँ पे यूज होने वाला है, उसकी मदद से हम सब टर्म्स या सब रिलेशन निकालने वाले। तो पहले मैं बात करता हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। अब देखिए f इज इक्वल टू माइनस के एक्स है कि नहीं। f को हम लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज माइनस के एक्स। अब a इज इक्वल टू माइनस के अपॉन m इंटू एक्स। अब एक्सेलरेशन अगर आपने डेरिवेटिव्स पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तो एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट d2x by dt स्क्वायर।
ये मालूम होना चाहिए, मैथ्स स्टूडेंट लोग को तो पता होना चाहिए। इसको लेफ्ट में ले आते हैं, प्लस k अपॉन m इंटू एक्स इज इक्वल टू 0, टेकिंग ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m, where ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा को क्या लिया गया है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा का फॉर्मूला है 2 पाई n, ये फॉर्मूला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी रिलेटेड विद फ्रीक्वेंसी से। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। ये डेरिवेशन है, डिफरेंट 2 मार्क का कोई पूछेगा तो ये डेरिवेशन उसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर स्ट्रक्चर। देखिए जब आप लिखें तो इतना ही नहीं लिखना, आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन भी लिखना। जो मैं वर्ड में बोलता हूँ, मैं लिखता नहीं, जो मैं बोला ना कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास एंड परफॉर्म, सब लिखना पड़ेगा और ये मैथमेटिकली उसका एक्सप्लेनेशन है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं ये साइड में लिख देता हूँ, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, वेयर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k पाई n। ये हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन। जिन लोग ने मैथ्स लिया हुआ है, अभी बहुत लोग मैथ्स नहीं लेते मेडिकल, जिनको मेडिकल करना है, लेकिन फिर भी आपको ये सब मालूम होना चाहिए मैथ्स का। तो मैथ्स का पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो ये हो गया। अब इसकी मदद से हम 3 टर्म्स के फॉर्मूला डिराइव करें। कौन से 3 टर्म्स? एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। लिख देता हूं, एक्सेलरेशन सिंबल A, वेलोसिटी सिंबल V, डिस्प्लेसमेंट x। ये 3 का हम डेरिवेशन करने वाले हैं और सब में डिफरेंशियल इक्वेशन नॉलेज लगता है, सब में नहीं, एक दो में तो लगता है, एक्सेलरेशन में तो नहीं लगता। तो देखिए एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, तो आप मैं डिफरेंशियल लिखता हूँ, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। मतलब ये तो एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। भाई पहला डेरिवेशन हो गया कुछ था ही नहीं, मतलब इसी से तो डिफरेंशियल बना, डिफरेंशियल से वापस डाल दिया, तो कुछ खास नहीं। एक्सेलरेशन के लिए तो कुछ खास है नहीं, लेकिन ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। मैं इसके नीचे लिख देता हूँ, पहला डेरिवेशन निकाला, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हम जाते हैं फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी। हाउ विल आई गेट द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी? अब देखिए, अब जैसे कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, d2x बाय dt स्क्वायर, वही वापस है और कुछ नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लिखेंगे d बाई dt ऑफ dx बाई dt। अब देखिए ये वो लोग समझेंगे जिन लोग ने मैथ्स लिया होगा 12th में, उन लोग तो समझ जाएंगे। अब dx बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी होता है, तो d बाई dt ऑफ v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। अब इसको देखिए, वो चेन रूल अगर आपको पता है, चेन रूल आपने पढ़ा होगा डेरिवेटिव में, d बाई dx या dv बाई dx इंटू dx बाई dt। चेन रूल पता होगा आपको, कंपोजिट फंक्शन। तो इसको d बाई dx इंटू, क्योंकि dx तो कंटिन्यूस हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखा आप पूछ सकते हैं। तो देखिए dv बाई dx इंटू v, क्योंकि ये तो v है। नाउ मैथ स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, सेपरेबल वेरिएबल, वेरिएबल सेपरेबल याद करिए, v dv dt dx मान जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx। डिफरेंशियल इक्वेशन स्टूडेंट्स, मैथ स्टूडेंट्स, ये हम लोग लिखते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग इंटीग्रल v dv, सॉरी dv, आई एम वेरी सॉरी, dv है, dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, x dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बाय v dv का इंटीग्रेशन d स्क्वायर बाय 2, बिकॉज़ सिंपल है, इंटीग्रेशन स्टूडेंट को आता होगा। क्या आप लिखेंगे x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, मुझे c निकालना है, आई वांट टू फाइंड c। अब मैं सिंपली आपको समझाने लगता हूँ, हम लोग कौन सा कंडीशन, देखिए आप लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन होता था पता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। अब जब c के साथ लिखते तो उसको बोलते जनरल सोल्यूशन, अगर आप c का वैल्यू निकाल लेते तो उसको हम लोग बोलते पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो कैसे निकालते हैं हम लोग, एक्सट्रीम कंडीशन यूज करते हैं। देखिए मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ पेंडुलम की मदद से। ये जो होता है ये आपका एम्पलीट्यूड होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट,
उस जगह पे देखिए आपका पेंडुलम जब ऑसिलेट कर रहा है तो इस जगह पे पेंडुलम रुका हुआ है क्योंकि उसको वापस आने का है। तो जब एक्स ए होता है ना उस समय वेलोसिटी 0 होती है। जब एक्स ए होता है और लेफ्ट में माइनस ए होता है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम मतलब लेफ्ट या राइट, एक्सट्रीम में एक्स जब प्लस माइनस ए होगा ना उस समय v 0 होगा। मतलब राइट का एक्सट्रीम या लेफ्ट का एक्सट्रीम, प्लस ए और लेफ्ट में हम लोग राइट साइड को पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड को नेगेटिव लेते हैं, ये कन्वेंशन है। तो ये प्लस ए, इधर आप बोलेंगे तो माइनस लेफ्ट साइड से। तो इस दोनों जगह पे वेलोसिटी यहाँ भी 0 थी। तो ये कंडीशन हो गया, इसको यूज कर लेते हैं। यहाँ 0 माइनस ओमेगा स्क्वायर और प्लस माइनस का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर ही आएगा, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अपॉन 2 प्लस सी, तो यहाँ चला गया c इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन, हमको मिल गया कांस्टेंट इंटीग्रेशन वैल्यू। यहाँ डालोगे तो आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है, ऐसा हम लोग मैथ्स में सुने हैं कि नहीं। तो v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2। सबका 2 हटा दो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर को पॉजिटिव को पहले लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर लिखो, स्क्वायर रूट ले लो, प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय दूसरा डेरिवेशन आ गया वेलोसिटी का। यहाँ लिख देता हूँ मैं, वेलोसिटी का है प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सेकेंड डेरिवेशन। अब थर्ड डेरिवेशन डिस्प्लेसमेंट। वो यहाँ से होगा, इसी से होगा। अगर जगह कम पड़ी तो मुझे रब करना पड़ेगा, मैं देख लेता हूँ। v इज इक्वल, हम लोग सिर्फ पॉजिटिव ले रहे हैं, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v को हम लोग डेरिवेटिव में लिख सकते हैं dx बाई dt, ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इधर x है तो नीचे आना पड़ेगा, dx अपॉन सेपरेबल वेरिएबल, मैच स्टूडेंट सेपरेबल वेरिएबल, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ओमेगा dt ऑन इंटीग्रेट ऑन इंटीग्रल dx अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ओमेगा इंटीग्रल dt। यहाँ पे एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 5 दिया गया। इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब कांस्टेंट याद है, साइन इनवर्स x बाई। अब ये वही समझेंगे जिन्होंने किया है टॉपिक, हाँ उन लोगों को तो फटाफट समझ में आ जाएगा। प्लस 5 सो x अपॉन ए, साइन इनवर्स वहाँ है साइन हो जाएगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 x is equal to a sin omega t plus 5. That's your formula for displacement. हो गया भाई 3 डेरिवेशन, a sin omega t plus 5। a को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा टी प्लस 5 को बोलते हैं फेज। ये फेज वर्ड आपने लास्ट ईयर साउंड में पढ़ा है और इस तरह ही पढ़ा होगा कहीं तो, नहीं तो हम लोग पढ़ेंगे आगे, मैं आपको सिखाऊंगा और वीडियो में इसको करेंगे हम लोग, मैं आपको समझाऊंगा फेज के बारे में आगे। लेकिन समझ इसको पूरे को फेज बोलते हैं। उसमें भी ये फाई है ना, फाई इसको बोलते हैं इनिशियल फेज, इपॉक भी बोलते हैं, कोई लोग इसको इपॉक भी बोलते हैं, इपॉक, इनिशियल फेज और इपॉक। अब देखिए, अब मेरे को थोड़ा सा है ना आपको इसके बारे में समझाना, ये तो आप समझ गए मैं रब कर रहा हूँ, मेरे को थोड़ा सा इसका एक्स्ट्रा मतलब इसके बारे में है डिटेल, मतलब थोड़ा और स्पेशल केस वो मेरे को आपको समझाना है, तो मैं रब कर रहा हूँ। वैसे अपना डेरिवेशन हो गया ना, ये 3 मैंने लिखा ना, यहाँ तक आपका डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। अभी कुछ स्पेशल केसेस है, अब उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5। अब मैं आपको ना पेंडुलम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका मीन पोजीशन है ना, और ये इधर आपका एक पोजीशन है, इधर ये आपका, ये सब एक्सट्रीम पोजीशन है। ये आपका है एम्पलीट्यूड a, ये भी आपका है एम्पलीट्यूड a, ये मीन पोजीशन है, ठीक है। अब ये फेज क्या होता है, जिसमें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फेज मतलब कि पूरा फेज पता है कि किस जगह पे आपका जो भी बॉडी जैसे बॉब है पेंडुलम किस जगह पे, ये फेज बताता है। इसमें फाई क्या होता है, वो बताता है इनिशियली आपने कहाँ से स्टार्ट किया। कई लोग क्या होता है इनिशियली मीन पोजीशन चालू करते हैं,
कई लोग बोलेंगे मैं उधर से चालू करूँगा, वहाँ से छोड़ूंगा, कोई बोलेगा मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा, कोई बीच में से भी चालू करना चाहेगा, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम स्पेशल केस क्या करें, स्पेशल केस केस 1 स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर सपोज मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मेरा ऑसिलेशन, तो मेरे फॉर्मूला में कुछ बदलाव आएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मीन पोजीशन पे x 0 होगा और टाइम भी 0 होगा, स्टार्ट किया आपने तो 0 इज इक्वल टू a साइन 0 प्लस 5 है कि नहीं? तो ये 0 हो गया, मतलब साइन 5 इज इक्वल टू 0, तो 5 इज इक्वल टू 0 और पाई, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। तो आप जब यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको x का वैल्यू आएगा a साइन ओमेगा t प्लस 0 और x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 5 प्लस पाई। प्लस पाई तो आपका अलाइड एंगल से तो माइनस देगा, ये प्लस देगा, तो आपका हो गया प्लस माइनस a साइन ओमेगा t। क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जब भी कोई न्यूमेरिकल में आपको ऐसा बोला जाए कि ये जो ऑसिलेशन है मीन पोजीशन स्टार्ट किया या कुछ मेंशन नहीं किया, तो अज्यूम कर सकते हैं कि मीन पोजीशन स्टार्ट किया है, तो आपको ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना भी लिख सकते स्टार्ट कर सकते हैं। मीन पोजीशन से अगर स्टार्ट किया है तो आपको ये फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं, यू कैन जस्ट राइट दिस मच इन स्टार्ट एंड स्टार्ट सॉल्विंग द सम, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस जगह पे 5 आउट हो जाता है। कब? जब आपने मीन पोजीशन स्टार्ट किया है। दूसरा केस क्या हो सकता है, एक्सट्रीम से स्टार्ट किया, केस 2 एक्सट्रीम। अगर आपने एक्सट्रीम पोजीशन चालू किया, अभी एक्सट्रीम में क्या हो जाएगा, अभी एक्सट्रीम चलेगा, अभी एक्सट्रीम में आपका जो डिस्प्लेसमेंट है राइट में a लेफ्ट में माइनस a, तो प्लस माइनस a हो जाएगा। टाइम तो 0 है, मतलब आप स्टार्ट करें तो 0 लेना पड़ेगा, तो आपके इस फॉर्मूला में देखिए क्या हो जाएगा, प्लस माइनस a इज इक्वल टू a साइन 0 प्लस 5 साइन 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अभी साइन कब 1 होता है, पाई बाई 2 पे, और माइनस 1 3 पाई बाई 2 पे, तो 5 इज इक्वल टू पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2। अब आप इसमें डालिए तो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 और x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस 3 पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t और x इज इक्वल टू माइनस a cos ओमेगा t, मतलब x इज इक्वल टू प्लस माइनस a cos ओमेगा t। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज लाके दिया मैंने आपको, सम्स में है, इसे यूज कर सकेंगे हम लोग। जब बोला जाए कि मेरा मैं ऑसिलेशन एक्सट्रीम पोजीशन चालू कर रहा हूँ, तो आपको ना ये लिखना है ना ये लिखना है, आपको ये लिखना है x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t लिखना है। अब आप पूछेंगे सर प्लस माइनस का मतलब, सिंपल, प्लस कब लिखेंगे, इधर मीन पोजीशन जब राइट में जा रहा है ऑटोमेटिक, माइनस कब लिखेंगे जब आप उसको लेफ्ट में पुश कर रहे हैं, वैसे इधर ही है। एक्सट्रीम में अगर आप राइट से ले रहे हैं तो प्लस, लेफ्ट से ले रहे हैं तो माइनस। राइट से प्लस भी वो तो सिंपल कन्वेंशन है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, लेकिन फॉर्मूला याद रखिए ये a cos ओमेगा t कब, जब आप एक्सट्रीम से चालू करेंगे अपना ऑसिलेशन, a sin ओमेगा t कब, जब आप मीन से चालू, और कहीं बीच से चालू करेंगे, ये दोनों नहीं, फिर आपको ये यूज करना पड़ेगा। अगर ना मीन है ना एक्सट्रीम है, कहीं बीच में है, तो फिर आप ये दोनों यूज नहीं कर सकते, तब आपको ये जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये फर्क है इन तीनों में फॉर्मूला। सो आई थिंक दैट इज क्लियर, है कि नहीं? एक चीज समझना था, यहाँ लिख देता हूँ, मीन पोजीशन जब स्टार्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस a साइन ओमेगा t, एक्सट्रीम पोजीशन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a cos ओमेगा t। अब मैं आपको ये जो हमने जो वैल्यूज निकाला है ना, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ये मिनिमम मैक्सिमम किधर कब कैसे होगा वो बड़ा शॉर्ट में है, फिर भी देख लेते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम, ये मिनिमम और मैक्सिमम है। चलो बात करते हैं पहले हम लोग x के बारे में। चलिए वापस पेंडुलम पे आ जाइए। भाई आपका डिस्प्लेसमेंट तो मीन पोजीशन से होता है ना, तो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, मीन पोजीशन पे, तो मिनिमम कितना होगा, ये 0। मैक्सिमम कितना होगा, एक्सट्रीम पे यहाँ तक जाएगा a, यहाँ तक जाएगा माइनस a,
तो मैक्सिमम उसका होगा प्लस माइनस ए, सिंपल। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन 0, और अगर एक्सट्रीम पे चला गया तो राइट साइड प्लस ए, लेफ्ट में माइनस ए, तो ये हो गया। वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी आपको पता है मिनिमम किधर होता है, रुका हुआ रहता है, मालूम है इधर रुका रहता है ए पे। तो ए पे आप जब एक्स के पे ए डालेंगे तो ए माइनस ए 0 हो जाएगा, तो मिनिमम होगा 0 किधर, ये एक्सट्रीम पे होता है भाई, और ये 0 किधर होता है, ये मीन पे होता है, ये एक्सट्रीम पे होता है। अच्छा इसका मैक्सिमम किधर होगा, मीन पोजीशन पे होगा। मीन पोजीशन पे x 0 होगा, मीन पोजीशन पे x 0 होगा, तो ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस 0 प्लस माइनस ओमेगा ए, दिस इज प्लस माइनस ओमेगा ए एट मीन। एंड द लास्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जानते हैं कि मीन पे 0 होता है, आप देख भी सकते हैं, देखिए मीन पे x 0 होगा ना, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 कहाँ होगा, मीन पे। अच्छा एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होगा, मतलब x से आपको a डालना पड़ेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। अभी इसमें भी प्लस माइनस होगा क्योंकि वो लेफ्ट में राइट में दोनों हो सकता है। सो दिस इज योर एक्सट्रीम। तो इसको आप साइन चेंज कर सकते हैं, तो यू कैन राइट माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर, प्लस इनटू माइनस इज माइनस, माइनस इनटू माइनस, ऐसा दिया टेक्स्ट में। ये समझना और याद रखना इसके जरूरी है क्योंकि इस पे ग्राफ्स है, ग्राफ्स हम लोग ग्राफिकल देखेंगे, तो ये चीज़ अगर आपको समझ में है तो ग्राफ आपको बनाते समय जब समझाऊंगा ना आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये क्या है, मिनिमम मैक्सिमम फॉर वेलोसिटी, फॉर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो जल्दी से अगर मैं आपसे पूछूं मिनिमम डिस्प्लेसमेंट किधर होता है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन, मैक्सिमम एक्सट्रीम पे, मिनिमम वेलोसिटी एक्सट्रीम पे 0 होती है, मीन पे मैक्सिमम होती है। एक्सेलरेशन मिनिमम पे कितना होता है 0 और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है, ये तो पहले समझना है, फिर उसके वैल्यूज निकाल लेंगे ये आपको मिनिमम मैक्सिमम। तो न्यूमेरिकल्स में भी काम आएंगे, कभी बोलेगा भाई मैक्सिमम वेलोसिटी है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, फिर ये फॉर्मूला नहीं लिखने का, फिर इसका जो मैक्सिमम वाला है ना वो वाला लिखने का। आई होप आपको ये चीज़ अच्छी से समझ में आई, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये हो गया। अभी मुझे आपको वो चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है जो कि टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी है, वो ठीक है। उसके पहले एक और चीज़ को बताना है आपको जो टेक्स्ट में दिया हुआ है, जैसे x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। आपके पास एक फॉर्मूला तो आप एक और लिख सकते हैं, पता है, इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव डी बाई डी टी ऑफ एक्स, मतलब इसका डेरिवेटिव। तो क्या डेरिवेटिव, जिनको आता है डेरिवेटिव, साइन का कॉस है और ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आएगा, इसे आपको आना चाहिए, तो इसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो कॉस का माइनस साइन है और एक ओमेगा बाहर आएगा, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस। मतलब कि क्या मैं बता रहा हूँ, वेलोसिटी के दो फॉर्मूला है। आप बोलेंगे सर फर्क, कुछ फर्क नहीं है। ये कब यूज करने का, जब क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में जब टाइम दिया हुआ टी, तो फिर ये यूज करना। टी नहीं होगा तो आप ये यूज कर सकते हैं। वही चीज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कब यूज करना, जब टी हो, और जब टी ना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो मैं एक मतलब साथ में ये भी बताऊँ, देखो कॉस और साइन में फॉर्मूला तो हार्मोनिक, याद करो हार्मोनिक, बोला था ना भाई हार्मोनिक की मोशन है, ये साइन कॉस में एक्सप्रेस हो सकता है, डेफिनेटली हार्मोनिक मोशन, ये भी समझने का यहाँ से। सो आई थिंक दैट इज क्लियर। काफ़ी कुछ फॉर्मूला हम देख रहे हैं। दो फॉर्मूला और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, लास्ट वाले दो, और वो है आपके टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड टी, ये आपका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड सर होता है कि पूरा एक घूमने को जितना टाइम, जितना एक मतलब ऑसिलेशन या एक पीरियोडिक मोशन को कंप्लीट करने में जो टाइम, मतलब उस टाइम के बाद वापस वो रिपीट होएगा। टाइम पीरियड का मतलब क्या, उतने टाइम के बाद वापस वो मोशन रिपीट होने वाला है, ये बात हुआ ना टाइम पीरियड का। टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सेट ऑफ मोशन पीरियोडिक में। अब देखिए ये टी है आपका इनिशियल टी, दूसरा टी हम लेते हैं टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा, सब्स्टिट्यूट करिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, देखिएगा ओमेगा टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा प्लस 5 ए साइन
ओमेगा टी प्लस मल्टीप्लाई ओमेगा ओमेगा कट 2 पाई प्लस 5 2 पाई प्लस थीटा इज sin थीटा 2 पाई प्लस थीटा इज sin थीटा sin ओमेगा टी प्लस 5। क्या देखा आपने? आपने देखा कि 2 पाई पाई ओमेगा के बाद वापस मोशन रिपीट हो गया ना, आपका डिस्प्लेसमेंट रिपीट हो गया, इक्वेशन रिपीट हो गया। इसका क्या मतलब? इतने टाइम के बाद मोशन रिपीट हो रहा है, मतलब आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला बन गया 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई बाय ओमेगा के बाद आपका मोशन रिपीट हो रहा है भाई। यू आर गेटिंग द सेम फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये जो टर्म है वो टाइम पीरियड को डिनोट करेगा, क्योंकि उतने टाइम के बाद ही वापस मुझे मिल रहा है। सेम इक्वेशन वापस कब मिला? क्योंकि मोशन रिपीट होने वाला है। दिस बिकम्स द फॉर्मूला फॉर टाइम। अच्छा, इसको अलग तरीके से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? हमारे पास एक है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k बाय m। यस, हमारे पास है, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई। अब ये ओमेगा है तो ओमेगा हो जाएगा रूट k बाय m। तो आप लिखेंगे रूट k बाय m। उल्टा हो जाएगा t इज इक्वल 2 पाई रूट m बाय k। हो गया भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई रूट m बाय k। स्प्रिंग कांस्टेंट भूलना मत, स्प्रिंग कांस्टेंट वहां से तो कर चुके हम लोग। अच्छा, एक और फॉर्मूला आपकी तरफ से ओमेगा का आपका एक्सेलरेशन इक्वल ओमेगा स्क्वायर x माइनस है, वो तो ठीक है नहीं लेते हम लोग। तो ओमेगा स्क्वायर इज a बाय x, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ a बाय x। दिस इज रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर डिस्प्लेसमेंट। तो आप ऐसा लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर इसका क्या फायदा? इसका हम लोग यूज करेंगे सिंपल पेंडुलम में और एंगुलर एसएच में। याद रखना ये वाला चीज, तब मैं बोलूंगा ये भी फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला है, ये भी है और ये भी है। ये तो हम लोग ज्यादातर ये यूज करते हैं, लेकिन ये डेरिवेशन में यूज होगा सिंपल पेंडुलम में और एंगुलर एसएच में। भूलना मत, ये भी यूज होगा। तो ये आपके टाइम पीरियड के दो फॉर्मूला। बस लास्ट फ्रीक्वेंसी, बहुत फॉर्मूला मैंने आपको दे दिए। फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम। तो मतलब टाइम की तो आप जानते हैं ना, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है। तो ये फॉर्मूला में क्या हो जाएगा? इधर 1/2 पाई रूट ऑफ k बाय m। इसका उल्टा 2 पाई का 1/2 पाई और इसका उल्टा k बाय m। ठीक है, काफी कुछ फॉर्मूलाज दिया है, मैं जानता हूँ थोड़ा ज्यादा हो गया होगा, पता नहीं ज्यादा है कि नहीं। तो मैंने आपको ऑसिलेशन समझाया, डेरिवेशन दिए, सब फॉर्मूला दिया, टाइम पीरियड समझाया, फ्रीक्वेंसी समझाया। अब बनता है इसके सम्स बनना चाहिए डेफिनेटली। इतने सब फॉर्मूला जब हैं तो सम्स तो होगा ही। अब मैं आज अगर इस वीडियो में करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि बहुत सम्स करना पड़ेगा, एक आध में नहीं चलेगा, क्योंकि इतने सारे अगर 6 फॉर्मूला तो कम से कम 6-7 तो सम करना पड़ेगा, तो लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आज इस वीडियो में तो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा कि मैं इस पर रोक दूँ। मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो को रोक देता हूँ, जिससे कि आप इसको थोड़ा समझ लें। तो नेक्स्ट वीडियो में जब आप सम्स देखेंगे तो आपका अगर समझ में आ गया तो आपको सम्स ही फटाफट समझ में आएगा, है कि नहीं? बस जाते जाते मुझे आपको थोड़ा सा बताना था। मैं देख रहा था लोग, थोड़ा देखता हूँ वीडियो यूट्यूब पे, तो लोगों को फिजिक्स के बारे में बहुत स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है। तो मेरा आपको सिर्फ एक ही बात बताना है कि जो फिजिक्स है ना वो डिफ़िकल्ट नहीं है। एक मान्यता है कि फिजिक्स डिफ़िकल्ट है, लेकिन प्रॉब्लम क्यों है डिफ़िकल्ट वो भी मैं आपको बताता हूँ। कई लोगों को ईजी भी लगता है, डिफ़िकल्ट लोगों को इसलिए लगता है फिजिक्स क्योंकि उनका बेस वीक है, स्कूल में जो बेस है ना उनका कमज़ोर हो गया। अब वो किस वजह से हुआ मैं उस पर नहीं जाना चाहता, वो कारण मैं आपको नहीं ब्लेम करूँगा, वो कारण है जिसने पढ़ाया होगा, जैसे पढ़ाया होगा, जो भी है ठीक है, वो तो पास्ट हो गया। अब आपको क्या करना है, आप जब फिजिक्स पढ़े ना, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए कि ये कोई इंपॉर्टेंट, ये बायट कर लो, ये लर्न कर लो, ऐसा नहीं होता है वैसा फिजिक्स। आपको जैसे मैंने आपको पढ़ाया, आप उसको सिर्फ पढ़िए, अच्छी आपको रीड करिए, समझिए, और उसको क्या करिए, थोड़ा आँख बंद करके उसको ध्यान करिए। मैंने अभी जैसे आज पढ़ाया आपको, आप टेक्स्ट बुक से रीड करिए, आँख बंद करिए, जो जो आपने पढ़ा उसको दिमाग में घुमाइए, क्योंकि दिमाग को चाहिए कि जो आपने पढ़ा है उसमें एसिमुलेट होना चाहिए ना। सिर्फ पढ़ते सुनते जाओ, पढ़ते जाओ और रटते जाओ, ऐसा नहीं होता है, दिमाग में एसिमुलेट भी होना चाहिए। मैं देखता हूँ आजकल लोग वीडियो लंबा लंबा डालते हैं, 1 शॉट में एक पूरा चैप्टर, पूरा 2-2, 3-3 चैप्टर 1-2 घंटे, कैसे होगा? नहीं हो सकता है। हम इंसान, हमारा दिमाग उतना नहीं देता। मैं बोलूँगा पूरा दिन का खाना आप एक टाइम पे खाइए तो होगा क्या? बाद हजम नहीं होगा, इनडाइजेशन हो जाएगा। वैसे ब्रेन का भी है, ब्रेन एक साथ में ज़्यादा नहीं, उसको एसिमुलेट भी करना है। थोड़ा थोड़ा करिए, थोड़ा पढ़िए, थोड़ा उस पर एनालाइज करिए, थोड़ा उसको ध्यान से इमेजिन करिए पूरा जो आपने पढ़ा है, थोड़ा ब्रेक लीजिए, फिर रीड करिए, फिर उसको ऐसा धीरे धीरे स्टेप्स में करिए। एक साथ करेंगे तो नहीं होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस बता रहा इतने सालों का।
आप देखिएगा फिजिक्स इजी हो जाएगा। और न्यूमेरिकल्स हमेशा टॉपिक वाइज करिए, पूरे चैप्टर के बाद मत करिएगा, बिल्कुल नहीं, वेरी रॉन्ग। जो लोग बोलते हैं पूरे चैप्टर के बाद न्यूमेरिकल्स करना, दैट इज वेरी रॉन्ग। आपको टॉपिक वाइज, टॉपिक पढ़ा, थोड़ा आंख बंद करके पूरा एनालाइज किया टॉपिक जो जो पढ़ा है, फिर न्यूमेरिकल्स देखिए, करिएगा, देखिए कितना अच्छी तरह आपसे होगा। पूरे चैप्टर के बाद नहीं होता है। ये मुझे छोटा सा एडवाइस देना था आपको, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोगों को थोड़ा फिजिक्स में टेंशन है। निकल जाएगा आपका टेंशन, आप ये करके तो देखिए। एग्जाम में पढ़ना, एग्जाम में मार्क्स आना, उस हिसाब से मत पढ़िए फिजिक्स। समझ के पढ़िए, शांति से पढ़िए, रिलैक्स होके पढ़िए। ये नहीं कि मेरा सब होना जरूरी है, वो भी स्ट्रेस मत लीजिए। जो करिए अच्छा करिए, तो आप देखिएगा यू विल स्कोर वेल। इसका आपका फायदा आपको एंट्रेंस में होगा। अगर आप रटेंगे तो आप एंट्रेंस में स्कोर नहीं कर सकते जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी, और समझने के लिए टाइम देना पड़ेगा। वन शॉट में नहीं होता ऐसा, इट टेक्स टाइम। ठीक है, आई होप आपको ये बात मेरी समझ में आएगी। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।